मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1018। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, लेटेस्ट विवरी कार्ड डेटा बुक रिलीज हुई है। उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता चली है। फर्स्ट ये पता चला है कि रॉजर की जो ब्लेड थी वो 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड में से एक थी। करंट स्टोरी में हमें पता नहीं है कि रॉजर की डेथ के बाद उस स्वॉर्ड का क्या हुआ या वो स्वॉर्ड कहाँ है। और रॉजर की स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड नहीं है और उसकी स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड क्यों नहीं है? बिकॉज आई थिंक रॉजर एक्चुअल में स्वॉर्ड्समैन नहीं था। इसलिए मैंने मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर में उसका कार्ड आ जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो चेकआउट कर लेना। फिर दूसरा हमें पता चला कि रॉजर की ब्लेड का नाम एस है। सही सुना आप लोगों ने। एस की मदर ने उसका नाम उसके फादर की स्वॉर्ड पर रखा है। और तीसरा हमें पता चला कि मार्को की बाउंटी है 1.374 बिलियन। अभी तक जितने भी योंको कमांडर्स की बाउंटी रिवील हुई है उसमें से ये हाईएस्ट बाउंटी है। अभी तक किंग की बाउंटी रिवील नहीं हुई है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी बाउंटी मार्को से ज्यादा होंगी। बिकॉज ओडा को किंग को मार्को से ज्यादा सुपीरियर दिखाना है इसलिए। बट एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बाउंटी किसी की स्ट्रेंथ देखकर नहीं बनती, बल्कि उस पर्सन की थ्रेट लेवल पर बनती है। जैसे मार्को और किंग को ही देख लो। मार्को स्ट्रॉन्ग है बट वो जाके सिविलियन को अटैक नहीं करता। वो डेंजर नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। और जितना हमने जैक को देखा है तो हम ये समझ सकते हैं कि किंग जैक से भी ज्यादा थ्रेट है सिविलियंस और वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। और यही वन ऑफ द रीजन है कि व्हाइट बियर्ड के कमांडर्स की बाउंटी इतनी कम क्यों है। बिकॉज वो लोग थ्रेट नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट और सिविलियन के लिए। वो लोग बस अपने एरिया में रहते थे पीसफुली। इसी रीजन से एस की भी बाउंटी कम है। वैसे प्री टाइम स्किप उसकी बाउंटी सबसे ज्यादा थी 550 मिलियन। एस बहुत फ्रेंडली भी था। वो सिविलियंस को हर्ट नहीं करता था। प्लस सेनगोकू को एस की लिनियज के बारे में पता था, इसलिए वो रिवील नहीं करना चाहता था कि एस रॉजर का बेटा है। अगर बाउंटी ज्यादा होती एस की तो सबकी नजर उसी पर जाती और लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते। और उसकी लिनियज जानने के बाद दूसरे और लोग इंस्पायर होते एस को देख के पायरेट बनने के लिए। और पोस्ट टाइम स्किप लूफी ने जब डॉफ्लेमिंगो को डिफीट किया उसकी बाउंटी हुई 500 मिलियन। और डॉफ्लेमिंगो से क्रैकर या काताकोरी के बीच में लूफी एस के इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। और एस में भी लूफी के जैसा पोटेंशियल था स्ट्रॉन्ग बनने का। वर्ल्ड गवर्नमेंट एस को इतना ज्यादा फ्यूचर थ्रेट समझते थे कि वो लोग ने व्हाइट बियर्ड से वॉर ले लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि एस में पोटेंशियल है नेक्स्ट पायरेट किंग बनने की, उसके फादर के जैसा ही। सो इससे हमें ये समझ आता है कि एस एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग था, सेकंड कमांडर था। उसकी बाउंटी क्यों कम थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स की भी बाउंटी रिवील हो गई है। तो अभी चैप्टर रिव्यू पर आते हैं। तो चैप्टर का नाम है जिम्बे वर्सेस वुज़वू। लास्ट एनिमे एपिसोड में जिम्बे आया है वानो में और लास्ट 2 चैप्टर से जिम्बे पर ही फोकस है चैप्टर्स। क्या ये कोइंसिडेंस है? और कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है जहां हमें पेज 1 दिखता है जो डायनासोर्स की बुक पढ़ रहा है, पर उल्टी उसे परेशान कर रही है डायनासोर सॉफ्ट टॉय से खेलने के लिए। और उल्टी और पेज 1 के पीछे जितने भी सॉफ्ट टॉय है वो सब काइडो और उसके टॉप कमांडर्स के डायनासोर्स है। तो चैप्टर की स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जितने भी गिफ्टर्स शिफ्ट हुए थे अलायंस की तरफ उनमें से 300 हेडलाइनर्स है। फिर कुछ 20 पायरेट्स को समझ आता है कि ये सब लोगों ने साइड स्विच किए इस बच्ची के ऑर्डर के बाद। मतलब इसमें कुछ पावर्स है, इसे मार देंगे तो इस पावर का असर खत्म हो जाएगा। तो उस सब नामी ओटामा को लेकर भागते हैं और डाइफुगु वो 20 पायरेट्स पर अटैक करता है और स्पीड आती है और सभी फिर स्पीड के ऊपर बैठते हैं। और अचानक से नामी के टेम्पो में से ज़्यूस निकलता है और पूछता है कि मैं तेरा सर्वेंट बन जाऊं? तो नामी कहती है कि हम पार्टनर्स बनेंगे और आंख मारती है नामी ज़्यूस को। और ज़्यूस लट्टू हो चुका है नामी का। सांजी और ज़्यूस का कंपटीशन बढ़ गया है कि कौन नामी का सबसे बड़ा स्लेव है। और ज़्यूस खुद की विल से आ जा सकता है और अब नामी ने उसे पार्टनर कहा है और उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, कैरेक्टर है। तो क्या हम उसे स्ट्रॉ हेड क्रू का मेंबर गिन सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है CP0 एजेंट पर और हमें पता चलता है कि ओटामा के ऑर्डर से टोटल 2000 गिफ्टर्स ने साइड शिफ्ट किया है और वो लोग हेडलाइनर्स को फॉलो कर रहे हैं। और इस केओस में 20 पायरेट्स की तरफ से 2000 और कैजुअलिटीज हो गई है। तो लास्ट टाइम जब काउंटिंग हुई थी तब 20 पायरेट्स 20,000 थे और अलायंस 7,000। और मैंने कहा था कि शायद ओटामा के ऑर्डर के बाद दोनों की आर्मी एक हद तक सेम लेवल में हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। अब करंट काउंटिंग ये है 20 पायरेट्स 16,000 है और अलायंस 9,000।
फिर एक CP0 एजेंट कहता है कि विक्ट्री किसी की भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही कुछ कहा था इन एजेंट्स ने कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता चाहे योंको मरे या न्यू जनरेशन। फिर आगे CP0 एजेंट बोलता है कि हमें तो बस उसकी मौत कंफर्म करना है। फिर दूसरा CP0 एजेंट कहता है कि हमने उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लिया है क्या, उसका जिंदा रहना कोई हार्म नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट को। फिर दूसरा एजेंट कहता है कि एक रोग एजेंट बच के निकल गया वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों से, ये सही एग्जाम्पल नहीं होगा। मैंने लास्ट चैप्टर के रिव्यू में कहा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वुज़वू के एस्केप को पब्लिक नहीं किया होगा क्योंकि उनका नाम खराब होगा पब्लिक में इसलिए। और मेरी ये बात CP0 एजेंट से कंफर्म हो गई कि वो लोग ने ये बात छुपा के रखे और वो लोग अब वुज़वू को सीक्रेटली खत्म करना चाहते हैं। फिर दूसरा एजेंट कहता है कि क्या पता वो ये रात सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं, वो जिम्बे से जो लड़ रहा है। तो पहले जब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई मुझे लगा ये लोग मोमोनोसुके की डेथ को कंफर्म करना चाहते हैं क्योंकि उसके पास काइडो के ब्लड लाइन का फ्रूट है जिसे वेगापंग ने बनाया था, तो उन्हें बस उसकी मौत कंफर्म करना है कि वो बच के ना निकल जाए। फिर आगे उनकी बात से कंफर्म हुआ कि वो लोग वुज़वू की मौत कंफर्म करने आए हैं। सो वुज़वू गोमोगोमोनोमी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे प्रिजन में डाल दिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, और जिसने चुराया डेविल फ्रूट उसके साथ एल्डर्स मीटिंग करते हैं। जस्टिफाइड नहीं है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक्शन। अगर इतना इम्पोर्टेंट था वो फ्रूट तो शैंक्स को पकड़ने की कोशिश करते, या वुज़वू को कुछ और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहते कि वो बात सबको पता चले। और लास्ट लाइन CP0 एजेंट की तरफ से कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा ये रात क्योंकि उसका अपोनेंट जिम्बे है। CP0 एजेंट जिम्बे को हाइप कर रहे हैं कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वुज़वू से, या उन्हें पता नहीं है कि इन 12 साल में वुज़वू स्ट्रॉन्ग हुआ है। बट मुझे लगता है जिम्बे एक्चुअल में वुज़वू से स्ट्रॉन्ग है, और जब मैंने आगे के पैनल्स देखा तो ये बात कंफर्म हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है जिम्बे और वुज़वू की फाइट पर। जिम्बे कहता है कि तेरा ग्रज लूफी के अगेंस्ट है, तो वुज़वू कहता है कि मेरा इशू तो उससे है जिसने ये फ्रूट चुराया था, रेड हेड शैंक्स। लूफी भी वो स्ट्रॉ हेड पहनता है जो वो पहनता था, और लूफी के पास वही पावर है जो शैंक्स ने चुराया था, तो नेचुरल है कि मेरा गुस्सा लूफी पर निकलेगा। क्या लॉजिक है ये वुज़वू का कि शैंक्स की वजह से मैं प्रिजन में गया, बट शैंक्स का कनेक्शन लूफी से होगा इसलिए मैं शैंक्स पर नहीं लूफी पर अपना गुस्सा निकालूंगा। सच कह देना वुज़वू कि तेरे में हिम्मत नहीं है शैंक्स से फाइट करने की। और इस चैप्टर में कंफर्म हो गया है कि शैंक्स ने डायरेक्टली ये फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराया था। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर वुज़वू जिम्बे पर फैंग पिस्टल से अटैक करता है, पर जिम्बे ऑर्नामेंट हाकी से ब्लॉक करता है, बट स्टिल वुज़वू के अटैक से जिम्बे के हाथ से खून निकलता है। मतलब वुज़वू का अटैक जिम्बे के ऑर्नामेंट हाकी से स्ट्रॉन्ग है। फिर लगातार वुज़वू वही अटैक करता है जिम्बे पर इस बार जिम्बे ब्लॉक करने के बजाय डॉज करता है अटैक, और फिर उसके बाद वुज़वू रेसिस्ट बन गया। वो कहता है कि तू स्लाइमी फिश इतना फास्ट मूव कर सकता है लैंड पर, तो जिम्बे बस उसे बोलता है कि मैं तुझे क्या जवाब दूं। अभी ये सब डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स खत्म हो चुके हैं फिशमैन्स के ऊपर। अगर आपको याद होगा तो वन पीस की दुनिया में पहले फिशमैन को स्लेव के जैसा समझते थे, बट करंट टाइमलाइन में इतना रेसिज्म नहीं है, बट कुछ लोगों की तरफ से अभी भी रेसिस्ट रिमार्क्स हमें सुनने मिलते हैं। ये हमारे रियल वर्ल्ड जैसा ही सिचुएशन है कि मेजोरिटी ने एक्सेप्ट किया है कि रेसिज्म गलत है, बट कुछ लोग आज भी है जो रेसिस्ट है। फिर वुज़वू कहता है कि मुझे तुझसे कुछ पूछना है, और वुज़वू अटैक करता है उसके फैंग से जिम्बे पर जिम्बे उसके दोनों फैंग से अपने हाथों से पकड़ता है। जिम्बे के हाथ और वुज़वू के फैंग्स पर ऑर्नामेंट हाकी एक्टिवेटेड है। फिर जिम्बे वुज़वू के फैंग से ही उसे उठाकर पटक देता है। फिर जिम्बे वाटर बुलेट से अटैक करता है, बट वुज़वू डॉज करता है अटैक। इस एक जिम्बे के शोल्डर थ्रो से वुज़वू ने बहुत डैमेज लिया है। फिर वुज़वू बोलता है कि जब मैं वो प्रिजन में था तब मुझे एक स्टोरी पता चली कि मुझे प्रे करना चाहिए किसी से सेल्वेशन के लिए। एंशिएंट टाइम्स में ये माना जाता था स्लेव्स में कि लेजेंडरी वॉरियर आके उन्हें बचाएगा। वो लोग उसे सन गॉड नीका कहते थे। ये कहा जाता था कि वो उनके चेहरे पर हंसी लाएगा और उनकी तकलीफ खत्म करेगा। पता नहीं कि वो सच में था भी या नहीं। मेरी सजा ऐसे जा रही थी कि जैसे खत्म ही नहीं होगी, तो मैंने इस लेजेंड को मान लिया। मैंने डिटेल जानने की कोशिश नहीं की, मुझे बस बचना था। तो जिम्बे कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। तो फिर वुज़वू कहता है कि तू सन पायरेट्स को लीड करता था, मैंने सुना था कि ये क्रू स्लेव से बना है, और वैसे भी फिशमैन की हिस्ट्री स्लेव की हिस्ट्री ही है। और फिर यहाँ वुज़वू ने रेसिस्ट रिमार्क किया है फिशमैन पर। फिर वुज़वू जिम्बे पर फिंगर पिस्टल से नॉन स्टॉप अटैक करता है, और फर्स्ट अटैक शायद जिम्बे पर लगा है, बट उसके बाद के अटैक्स नहीं लगे जिम्बे पर, क्योंकि उसने उसकी पूरी बॉडी फ्रंट से ऑर्नामेंट हाकी में कोट कर लिया था। जिम्बे फर्स्ट स्ट्रॉ हेड है जिसे हमने ऐसा करते हुए देखे है। लूफी, जोरो, सांजी
बस अपने कोई एक पार्ट पर ही ऑर्नामेंट हाकी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं गियर फोर्थ लूफी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वुज़ू बोलना चालू करता है कि जिस गार्ड ने मुझे ये स्टोरी बताया नीका की, वो गायब हो गया कुछ दिन बाद। मैं समझ गया कि ये स्टोरी किसी से शेयर करने की नहीं थी और मैंने ये स्टोरी सुन लिया हूँ तो मेरी जान भी खतरे में पड़ गई है। तो मैंने रिस्क लेके प्रिजन से भाग निकला। मुझे जानना है तुझे क्या पता है उसके बारे में। और जब ये वुज़ू कह रहा है उसी वक्त उसका अटैक भी चालू है जिम्बे पर अचानक से वुज़ू की दोनों फिंगर ब्रेक होती है और हमें जिम्बे की बॉडी से लाइटनिंग निकलते हुए दिखती है। फिर जिम्बे उसके दोनों हाथ पकड़ता है और उसके हाथों से भी लाइटनिंग निकल रही है और जिम्बे कहता है मुझे कुछ नहीं कहना तुझे। फिर वुज़ू जिम्बे से हाथ छोड़ने के लिए वो जिम्बे के हेड पर डायरेक्ट किक करता है पर जिम्बे को कोई असर नहीं हुआ है। फिर फैंग पिस्टल से हेड ऑन अटैक करता है, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ है जिम्बे पर। और वुज़ू कहता है कि तू अचानक से इतने गुस्से में क्यों हो गया है और वो जिम्बे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है पर जिम्बे उसकी टेल पर पैर रख देता है और जिम्बे कहता है अगर तू मेरे लोगों की हिस्ट्री के बारे में बात करेगा तो एटलीस्ट तुझे हाफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए। और जिम्बे फिशमैन कराटे अल्टीमेट टेक्निक से वुज़ू के फेस पर ऑर्नामेंट हाकी से पंच मारता है। बहुत ही अमेजिंग पैनल था उस पंच का। ऐसा लग रहा है कि जिम्बे ने ग्लास ब्रेक किया है व्हाइट बियर्ड के जैसा और वही चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट टाइम मैंने एक काम मैच्योर जिम्बे को इतना गुस्से में देखा हूँ और जिम्बे पर जब वुज़ू ने पर्सनल रेसिस्ट अटैक किया उसने इतना बुरा नहीं माना, बट जब वुज़ू ने फिशमैन की हिस्ट्री को स्लेव की हिस्ट्री कहा वो भड़क गया और फिर जो मारा है जिम्बे ने वुज़ू को, ये पिटाई वुज़ू कभी नहीं भूलेगा। और सही किया जिम्बे ने, एक रेसिस्ट के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये फाइट स्टार्ट से 1-on-1 फाइट होती तो वुज़ू कहीं नहीं लगता जिम्बे के। अभी जिम्बे ने डैमेज लिया है क्योंकि वो वुज़ू और उसके सबऑर्डिनेट से साथ में फाइट कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं लगता ये फाइट खत्म हो गई है। वुज़ू फिर से उठेगा क्योंकि अगर ओडा ने इतना जल्दी फाइट खत्म कर दिया तो डिसअपॉइंटिंग होगा। और जब वुज़ू की फिंगर टूटी तब उसकी फिंगर और जिम्बे की बॉडी में गैप था, मतलब वुज़ू की फिंगर बिना टच करे जिम्बे की बॉडी को ब्रेक हो गई। तो ये देखकर सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि क्या जिम्बे भी एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है। फिर मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, ओडा आउट ऑफ नोवेयर ये पावर जिम्बे को नहीं देगा और सबके पास एडवांस कॉन्करर हाकी होना बकवास हो जाएगा, कुछ स्पेशल नहीं रहेगा फिर इस पावर में। तो मुझे लगता है जिम्बे एडवांस ऑर्नामेंट हाकी यूज कर सकता है, या ये भी कह सकते हैं उस पैनल को देखकर कि उसकी फिंगर जिम्बे की बॉडी टच होके ब्रेक हुई और जब उसने उसकी फिंगर थोड़ी दूर किया जिम्बे की बॉडी से, वो पैनल ओडा ने ड्रॉ किया। बट पर्सनली मुझे लगता है जिम्बे ने एडवांस ऑर्नामेंट हाकी यूज किया है क्योंकि फाइट की स्टार्ट में ओडा ने ये एस्टेब्लिश किया है कि जिम्बे का ऑर्नामेंट हाकी वुज़ू के अटैक से कमजोर था। वुज़ू के अटैक जिम्बे के ऑर्नामेंट हाकी को पेनिट्रेट कर रहे थे, इस वजह से जिम्बे ने एडवांस ऑर्नामेंट हाकी यूज किया इस मोमेंट में और इस तरह वुज़ू की दोनों फिंगर्स ब्रेक हुई। एडवांस ऑर्नामेंट हाकी और एडवांस कॉन्करर हाकी इतना सेम है दिखने में, तो गौर से समझना पड़ता है कि यूजर कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। अब आते हैं सन गॉड नीका पर और मुझे लगता है जिम्बे को पता है कुछ नीका के बारे में और शायद CP0 इसीलिए वुज़ू को खत्म देखना चाहते हैं क्योंकि उसे सन गॉड नीका के बारे में थोड़ा सा पता है। ओडा ने लास्ट कुछ चैप्टर से जॉय बॉय पर फोकस किया है और अब ओडा ने एक न्यू लेजेंड इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो सन गॉड नीका का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो स्लेव को फ्री करेगा, उनके चेहरे पर स्माइल लाएगा और उनकी सफरिंग खत्म करेगा। बेसिकली स्लेव की लाइफ में जॉय लाएगा और जॉय बॉय के नाम में ही जॉय है। तो दोस्तों तुम लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है ये सन गॉड नीका और जॉय बॉय एक ही पर्सन है, बस नाम अलग है। बहुत बार होता है ना कि एक ही चीज या पर्सन को दो अलग जगह अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे स्काइपिया में ऑब्जर्वेशन हाकी का नाम मांत्रा था बट दोनों पावर एक ही है, वैसे ही तो मुझे लगता है जॉय बॉय और सन गॉड नीका एक ही है। और हमें पता है कि जॉय बॉय लूफी है और लूफी को स्लेवरी नहीं पसंद, तो इससे भी समझ आता है कि सन गॉड नीका ही लूफी है। और एक चीज इन तीनों में कॉमन है, वो है स्माइल। जब रॉजर पायरेट्स लाफ्टेल पहुंचे और जॉय बॉय और वॉइड सेंचुरी के बारे में जाने तो वो लोग ने फर्स्ट थिंग क्या किए, वो लोग हंसने लग गए। और हमें पता है डी क्लैन के लोग मरने के टाइम या मुसीबत में स्माइल करते हैं और सन गॉड नीका जब आएगा तब स्लेव के चेहरे पर हंसी होंगी। तो तीनों लोगों के बीच में हंसी या स्माइल कॉमन है, तो इससे हमें पता चलता है ये तीनों पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक एक है। और लूफी अगर जॉय बॉय है तो हम ये भी मान सकते हैं कि सन गॉड ही जॉय बॉय है, AKA लूफी। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब बात करते हैं सन गॉड नीका के डिजाइन की। अगर हम सन गॉड नीका का डिजाइन देखें तो उसके हेयर्स गियर फोर्थ लूफी के जैसे है और उसके लेग्स और आर्म्स इलास्टिक के जैसे दिख रहे हैं। और फिर मैंने चैप्टर के नीचे कमेंट में देखा कि स्काइपिया में स्ट्रॉ हैट्स कैंप फायर के पास डांस कर रहे थे, तब का लूफी का सिलोएट और सन गॉड नीका का सिलोएट सेम है।
और मैंने चेक करके कंफर्म किया कि ये सच है। इवन लूफी के हाथ में भी कुछ है उस वक्त, सन गॉड नीका के स्वॉर्ड के जैसा। तो लूफी का कैरेक्टरिस्टिक और डिजाइन दोनों मैच होता है सन गॉड नीका से। तो दोस्तों हमें इतने सारे अब कनेक्शन मिल गए हैं कि लूफी ही सन गॉड नीका है और सन गॉड नीका का दूसरा नाम जॉय बॉय है। और जो गार्ड ने वूजवू को सन गॉड नीका के बारे में बताया, क्या उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मार दिया या वो वूजवू को बस सन गॉड नीका के बारे में बताने आया था? हमें याद रखना होगा इस गार्ड के बारे में। ओवरऑल ये एक अच्छा चैप्टर था। फर्स्ट हाफ बोरिंग था बट सेकेंड हाफ मस्त था। जिम्बे और वूजवू की फाइट के पैनल्स का आर्ट बहुत अच्छा था। फाइट कोरियोग्राफी भी अच्छी थी, पर फाइट से भी ज्यादा जिम्बे और वूजवू के डायलॉग्स इंटरेस्टिंग थे। नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी राय, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Can I be your super